हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पूरी डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे होंगे। पिछले दिन मैंने चर्चा की मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस पे चर्चा की हमने और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया भी होगा। और आज हम लोग एक ग्राफ में चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, बहुत ही मजेदार है टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं ग्राफ खींचूं तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। अरे ग्राफ ही है, काय का इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बात ये होती है ना कि जब आप किसी का यूज जानते नहीं हैं, आपके घर के सामने नीम के पेड़ खड़े होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो नीम का पेड़ है ना, जो नीम है ना, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। तब तक आपको यही लगता है ये तो नीम है, ये तो नीम है, क्या करना है इसको, ये खाएगा है। भैया सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है वो। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं थे। वही दशा आज ये जो मैं जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं उसकी भी है, उसी का एक पार्ट्स है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। आज हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं माइल्ड स्टील के लिए। स्टील जो होती है उसकी कई क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। मैं सब पर चर्चा तो नहीं करूंगा, बट 3 टाइप्स की स्टील के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में समझाता हूं। कार्बन, कोयला, जिसे आप कोयले के नाम से जानते हैं, वो कार्बन ही है। कार्बन को लोहे में मिलाया जाता है तो उसकी इम्प्योरिटी मिलाने के आधार पर जो स्टील होती है वो सामान्यतया, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टील। एक माइल्ड स्टील, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं लो कार्बन स्टील। दूसरा मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा हाई कार्बन स्टील। डियर स्टूडेंट्स, लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। फिर नंबर आता है मीडियम कार्बन स्टील का। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा उससे अधिक होती है और हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा उससे भी अधिक होती है। तो ये 3 कैटेगरी है। ओके, अब ये जो आपका लो कार्बन स्टील होती है, ये जो है मीडियम और हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा कम सामर्थ्यवान मान सकते हैं, कम सामर्थ्यवान की मान सकते हैं, ऐसी होती है। आइए मैं
एक तार लिया जाता है माइल्ड स्टील का, देयर इज ए वायर, देयर इज अ वायर माइल्ड स्टील, और इस वायर में यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाए जाते हैं, F1, F2, F3, F4। ग्रेजुअली F1 को लटका दिया हमने इससे, प्लस F2 भी लटका दिया, प्लस F3 भी लटका दिया, फिर प्लस F4 भी इसमें लटका दिया, प्लस F5 डॉट डॉट एज लाइक दिस। इस प्रकार से हम ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्या होता है? व्हाट विल हैपन नाउ? अब क्या होगा? फोर्स लगाकर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर, और उसमें उत्पन्न प्रतिबल और जो विकृति उत्पन्न होती है, उसमें एक ग्राफ खींचा जाता है। उसी ग्राफ को मैं खींचने जा रहा हूं आज। पहले मैं इनके एक्सिस बनाता हूं। देखिए, this is y axis and this is x axis. Okay, this is y and this is x. अब होता क्या है? आपने पढ़ रखा है हुक का नियम कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में लगाया जाने वाला प्रतिबल उत्पन्न विकृति के अनुपाती होता है। इसको मैं लिखता हूं, देखिए, P प्रोपोर्शनल टू E, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, और जब प्रतिबल बराबर करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लाते हैं, और कांस्टेंट ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन यहां पर एक चीज पहले ही निर्धारित कर दी गई है। क्या कह दिया गया? एक बंधन लगा दिया गया, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत पिंड में कार्यकारी प्रतिबल उसमें उत्पन्न, या पिंड में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या? मतलब क्या कहने का मतलब ये कि यदि प्रतिबल बढ़ेगा तो उसी अनुपात में विकृति भी बढ़ेगी। प्रतिबल यदि बढ़ेगा तो उसी अनुपात में विकृति भी बढ़ेगी, विकृति भी बढ़ेगी। यदि प्रतिबल घटेगा तो उसी अनुपात में विकृति भी घटेगी। लेकिन किसके अंतर्गत? यस,
प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। बंधन है, एक बंधन है भैया, एक बंधन है प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। तो जब इस वायर में फोर्स लगाया गया, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाया गया फोर्स को, तो स्ट्रेस भी बढ़ा, और स्ट्रेस बढ़ा तो इसमें जो विकृति उत्पन्न हुई वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ी। ग्रेजुअली, नॉट सडनली, ग्रेजुअली। देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, एज लाइक दिस, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा सीधा करता हूं मैं, बहुत ज्यादा सीधा तो क्योंकि पटरे स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं तो बहुत ये सीधा नहीं आएगा, ऐसा, एज लाइक दिस, ऐसा आता है। फिर क्या होता है, फिर यहां से आने के बाद फिर इसमें कर्व आता है और थोड़ा सा ये ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा। मतलब एक पॉइंट यहां पर मिलता है। मैं चर्चा करूंगा अभी, चिंता ना करें। अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रही ना, मैं जानता हूं आपको प्रॉब्लम हो रही, चर्चा करूंगा अभी। एक पॉइंट यहां पर ये मिलता है, ऐसे, ऐसे लाइक दिस। जानते हैं ऐसा क्यों? देखो थोड़ा सा यहां पर मैं इसको और ऐसे ड्रॉ करता हूं। इधर जा रहा है प्रतिबल, चल रहा है इधर, ये प्रतिबल है, प्रतिबल इस दिशा में मूव करेगा, और विकृत इस दिशा में, ऐसे ऐसे मूव करता है। ओके, नाउ इसको लिख देता हूं इंग्लिश में स्ट्रेस, और ये क्या है, स्ट्रेन, एज लाइक दिस। अब देखिए यहां तक लगाया गया, मतलब यहां का मतलब क्या है, यहां का मतलब क्या, इससे ऐसे सीधे इसमें लाइन डाल दें, ऐसे ऐसे इसमें लंब डाल दें, कुल मिला के नॉर्मल डाल दें, तो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, है ना। और इससे यदि लंब इसमें डालें तो देखो ये लगभग यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। मतलब ये कि बहुत सारे पॉइंट्स ले लें, बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लें, और इसके बाद इनको ऐसे मिलाएं, इनको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, ऐसे ऐसे मिलाएं, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनी रहती है, के बीच में एक रिश्ता बना रहता है, और वो एक निश्चित अनुपात होता है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? कुछ आ रही होगी। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं हो सकता है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, बट आई होप दे आर आल्सो इंटेलिजेंट एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। और जो बड़े बच्चे हैं, मतलब जो इंटर कर चुके हैं अथवा जो इंटरमीडिएट में हैं, तो वो इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नाउ देखिए यहां से और यहां तक हम आ गए, यहां तक आ गए हम, तो इसको मैं ऐसा करते हैं, इसको पॉइंट नाम दे देते हैं ए, ये ए पॉइंट है, और इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ए को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल
लिमिट। समानुपाती सीमा, समानुपाती सीमा, सीमा का मतलब जानते ही हो, सीमा मतलब ये समानुपाती सीमा, ये समानुपाती सीमा। समानुपाती सीमा का मतलब ये कि यहां तक स्ट्रेस यदि लगाया जाएगा, यहां तक स्ट्रेस लगाया जाएगा तो क्या होगा, जो विकृति होगी वो यहां तक आएगी, यहां तक आएगी। और इन दोनों का अनुपात होगा समानुपाती सीमा। मतलब कहने का ये कि जिस दर से स्ट्रेस को घटाया जाएगा अथवा बढ़ाया जाएगा, उसी दर से जो आपकी स्ट्रेन है, जो विकृति है, उसी दर से घटेगी अथवा बढ़ेगी। इसे कहते हैं समानुपाती सीमा। अंडरस्टैंड? ओके, अब आगे चलो। अब जब और फोर्स लगाया गया आगे, तो ये देखो, ये थोड़ा सा कर्व इसमें आने लगा, थोड़ा सा कर्व आने लगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होने लगा, ये ऐसा टेढ़ा होने लगा भाई, ऐसा। और उसी के आगे, जस्ट आगे, बहुत ज्यादा दूर, इस फिगर में तो मैं बहुत ज्यादा दूर दिखा रहा हूं, बट होता क्या है कि ये बहुत दूर नहीं होता है, ये उसी के करीब मिलता है, बहुत करीब। यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा अलग अलग दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा दूर बनाया हुआ है, बट ये दूर बहुत ज्यादा नहीं होता, बल्कि उसी के करीब मिलता है। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसका नाम है इलास्टिक लिमिट। प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा मतलब क्या? मतलब ये माय डियर स्टूडेंट कि अब यदि यहां से हम प्रतिबल का मान बढ़ा दें तो उस तार में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा। उसका नाम है इलास्टिक लिमिट। अंडरस्टैंड? इस तार में प्रत्यास्थता का गुण सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा, और वो जितना बढ़ाया जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, वो अपनी पोजीशन में कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस पॉइंट का नाम है प्रत्यास्थता की सीमा, और इसका नाम मैं दे देता हूं P से। ओके, अब आगे, इसके आगे क्या होता है? इसके आगे कुछ ऐसा होता है कि जब हम और स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो ये ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है, इस तरीके से आता है, और फिर ये कुछ ऐसा घूमता है, ऐसा, इस तरीके से। यहां पर एक पॉइंट मिलता है, यहां पर ये C कहलाता है, और एक पॉइंट यहां पर मिलता है, इस तरीके से, ऐसे। इसको D के नाम से जानते हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से लेकर के यहां तक, इसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो गया है, प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो गया है। और स्ट्रेस के उतना ही रहने पर, देखो यहां पर तो स्ट्रेस, यहां पर स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा है, यहां पर ये मैक्सिमम पीक थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, और जब स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो उसकी तुलना में अब यहां से विकृति ज्यादा तेजी से उत्पन्न होती है। ये यहां पर ये पॉइंट दिख रहे होंगे, जब यहां से मैं ऐसे इसमें खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा और इसको ऐसे खींचूंगा, ऐसे,
तो देखो यहां पर जो स्ट्रेस बढ़ाया गया है ये थोड़ा है, और देखो विकृति कितनी बढ़ रही, विकृति कितनी बढ़ रही, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखिए, इतनी बढ़ जाती, इतनी भी बढ़ जाती है, इतनी, देखिए विकृति इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई, और थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाया गया, थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाया गया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर विकृति का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आ रहा सुने, नहीं आ रहा, आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। विकृत का मान तेजी से क्यों बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब इलास्टिक लिमिट को वो पार कर जाता है, इलास्टिक लिमिट को पार करने के बाद विकृत का मान तेजी से बढ़ता है। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, और देखिए जब हम स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे आगे, हाँ थोड़ा सा और, इस पॉइंट को, इसको कहते हैं अपर, अपर यील्ड पॉइंट, ये अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, देखो आपको लग रहा होगा ये यील्ड फील्ड क्या है भैया, हमें समझ में आता नहीं है। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब ये है कि ये प्लास्टिक स्टेज होती है, प्लास्टिक हो जाओ, जानते हैं ना प्लास्टिक, उसको यदि फोर्स लगा के खींचे तो बढ़ने लगती है, तो वही इसमें उत्पन्न होता है, वही उत्पन्न हुआ है, बढ़ने लगा है, ऐसा हुआ है। नाउ तो देखो ये अपर यील्ड पॉइंट है और ये कहलाता है लोअर यील्ड पॉइंट, इसको हम कहते हैं, ये डी पॉइंट जो दिख रहा है तुमको, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। लोअर यील्ड पॉइंट है। नाउ अब फिर आगे क्या होता है, मान लो स्ट्रेस को और आगे बढ़ाया जाए, तो जब स्ट्रेस को और आगे बढ़ाया जाता तो ये ऐसा आता है, ऐसा इस तरीके से आता है, अंडरस्टैंड। और देखिए अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और यहां तक एक स्थिति प्राप्त होती है, यहां पर एक स्थिति प्राप्त होती है, मतलब ये जो अवस्था होती है यहां से लेकर के ये बी के बाद की जो अवस्था होती है, बी के बाद जब ये इलास्टिक लिमिट को पार कर गया तो ये जो अवस्था है ये प्लास्टिक स्टेज की अवस्था होती है, प्लास्टिक स्टेज की अवस्था होती है, मतलब ये कि स्ट्रेस का मान थोड़ा सा बढ़ने पर विकृति का मान बहुत ज्यादा बढ़ता है, विकृति का मान बहुत ज्यादा बढ़ता है। देखो यदि यहां से हम यहां पर ऐसे इसमें लंब डालें, ऐसे एज लाइक दिस, इससे ऐसे लंब डालें एज लाइक दिस, एज लाइक दिस, ऐसा डालें, ऐसा, तो देखो ये इतना सा है, इतना सा है, इतना सा, ये एरिया। बट यदि इसमें देखें तो देखो यहां से ऐसे ये यहां पर आ रहा है ये, और यहां से फिर ये ऐसा आ रहा है, देखो ये कितना, देखो देखो कितना ज्यादा है, कितनी अधिक स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है, कितनी अधिक स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसको समझिए, अंडरस्टैंड। देखो कितनी ज्यादा स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है, मतलब प्रतिबल का मान थोड़ा सा बढ़ने पर विकृत के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, बहुत तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब इसकी अवस्था प्लास्टिक स्टेज में चला गया है ना, ये प्लास्टिक स्टेज में आ गया है, तो इसलिए इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट,
अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अंडरस्टैंड? अल्टीमेट माने अंततः, अंततः। तो उसके बाद क्या होगा? अब यहां पर इसको ई से डिनोट कर देता हूं, डी के बाद ई। और हाँ, यहां के बाद क्या होता है? यहां के बाद जब स्ट्रेस लगा रहता है उतना ही स्ट्रेस जितना पहले था, तो अब यहां पर नेक माने होता है गर्दन। जैसे तार तुम्हारा ये ऐसा है, ऐसा, और फिर धीरे से यहाँ पर नेक बन जाती है। नेक माने पतला सा, एक छोटा सा पतला हो जाता है। यहाँ पर ये पतला हो जाता है। देखो ये पतला हो जाता है, ऐसे है, मैं बना दे रहा हूँ। देखो ये नेक बन जाती है, यहाँ से यहाँ पर नेक बन जाती है। और नेक जब बन जाएगी, गर्दन बन जाएगी, तो जानते हो क्या होगा? फिर ये धीरे 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 ऐसे आएगा और यहाँ पर आकर के ऐसे आएगा। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और यहाँ से आगे यहाँ पर ये टूट जाएगा। टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। तो इसे कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसका नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ऐसा इसका नाम है। यहां पर जिस फोर्स पर, जिस स्ट्रेस पर टूटेगा, जिस स्ट्रेस पर टूटेगा, उसका नाम है क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। एज लाइक दिस। तो ये इसका सिनेरियो बन रहा है। ये कौन सी लिमिट, ये कौन सा बिंदु है? इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट या प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इसका क्या नाम है? इलास्टिक पॉइंट। बी को इलास्टिक पॉइंट, ए को फिर बी, सी, डी और ई। ओके, इसका नाम क्या है? समानुपाती सीमा। इसका नाम क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा। सी का नाम क्या है? उच्चतम पराभाव बिंदु। डी का नाम क्या है? निम्नतम पराभाव बिंदु। और ई का नाम क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस। अब इसको मैं इंग्लिश में ही लिखे दे रहा हूं। अल्टी माने अंतत्वागत्वा, सबसे बड़ा, अल्टीमेट स्ट्रेस, ऐसा। और एफ का नाम क्या है? फ्रैक्चर। ब्रेकिंग स्ट्रेस, यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग फ्रैक्चर लोड। स्ट्रेस या फ्रैक्चर लोड। यहां पर गर्दन बनती है, यहां के बाद यहां तक प्रत्यास्थता की सीमा तक रहता है। ये अनुपात समानुपाती सीमा है। इसका मतलब ये कि जिस अनुपात में प्रतिबल बढ़ेगा उसी अनुपात में विकृत बढ़ती है। और इसके बाद तो फिर सब प्लास्टिक हो जाता है। ये उच्चतम पराभाव बिंदु, ये निम्नतम पराभाव बिंदु, और इसके बाद ये जो स्थिति प्राप्त होती है, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ये प्लास्टिक अवस्था होती है। मतलब स्ट्रेस बढ़ने पर होता क्या है कि जो मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल हो, वह
विकृति प्रतिबल के सापेक्ष जो विकृति की जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत तेजी से होती है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द माइल्ड स्टील। उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, एक बात और, मेरे YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, उसे अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, this is the end of video. God bless you.